हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित पटेल आज आपका फिर से अपने चैनल लर्न विथ रोहित पटेल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग CGBSC के विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पाठ 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारा पर्यावरण। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के घटक। आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतु आदि। इन सबसे मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है और इन्हें पर्यावरण के घटक कहते हैं। घटक, कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसको कंपोनेंट बोलते हैं। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, सजीव व निर्जीव। पौधे एवं जंतु सजीव घटक हैं। जल, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश आदि निर्जीव घटक हैं। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। सारणी 2.1 को कॉपी में बनाकर सूची के आधार पर इसे पूरा कीजिए। 2.1 सजीव घटक, निर्जीव घटक। निर्जीव घटक में इधर आपको लिखना है कि निर्जीव घटक में कौन कौन सा आएंगे, जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी, लकड़ी, गेंद, ये सब निर्जीव घटक में आएगा। सजीव घटक में दो टाइप दिया है, पौधे और जंतु। तो आपको लिखना है पौधे में कौन कौन से पौधे आएंगे और जंतु में कौन कौन से जंतु आएंगे। आप जानते हैं कि जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, पौधे और जंतु। आपने देखा होगा कि अधिकांश पौधों की पत्तियों का रंग हरा रंग होता है। कुछ पौधों के तने भी हरे होते हैं। यह हरा रंग क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मिला कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण होता है। क्लोरोफिल होने के कारण पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और पॉइंट मिला कि जो पौधे या जंतु स्वयं भोजन बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता, फिर वे भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे। कुछ जंतु पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, खरगोश, हिरण आदि। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं। ऐसे जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे भेड़िया, बाघ, सिंह आदि। तीसरे प्रकार के जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं, जो पौधे एवं अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि। शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना भोजन बनाता है उसको स्वपोषी और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसको परपोषी कहते हैं। चूँकि हरे पौधे ही क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, अतः उन्हें उत्पादक कहते हैं तथा जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है हरे पौधे ही क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। मतलब जो उत्पादन करता है और जो उसका उपभोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं को पहचानिए। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को पहचानिए। यहाँ पे कुछ जीव जंतुओं का चित्र दिया गया है। ये सब पर्यावरण के सजीव घटक है, मतलब ये सब जीवित घटक हैं। पर्यावरण का खेल, जीवन का जाल, खेल की तैयारी। आइए देखते हैं जाल क्या है। आपके शिक्षक 10 सेंटीमीटर लंबाई व 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 25 कार्ड बनाएंगे। ये कार्ड पुराने पोस्ट कार्ड, शादी के निमंत्रण पत्र या ड्राइंग शीट को काट कर बनाए जा सकते हैं। एक कार्ड पर वे नीचे लिखे नामों में से कोई एक नाम बड़े व मोटे अक्षर में लिख देंगे। इस प्रकार 25 कार्डों पर 25 नाम लिखे जाएंगे। सूरज, मिट्टी, पानी, घास, मेढक, टिड्डा, वायु, प्रकाश, नदी, मटर का पौधा, आम का पेड़, काई, गेहूं का पौधा, सांप, गिद्ध, बंदर, शेर, हिरण, मछली, मगर, उष्मा, ताप, मोर, खरगोश, मनुष्य, खनिज लवण। यह जरूरी नहीं है कि यह 25 नाम लिखे जाएं, चाहे तो इनमें से कोई नाम हटा भी सकते हैं और कोई दूसरा नाम जोड़ भी सकते हैं। यह भी आवश्यक नहीं कि खेल में 25 विद्यार्थी ही हों, अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। करीब 250 फीट लंबी बोरा सीने की सुतली के गोले के रूप में लपेट लेंगे। खेल की शुरुआत। शिक्षक खेल में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक कार्ड देंगे, जिसे वह अपने कपड़े पर इस प्रकार लगा लेगा, कार्ड सबको दिखाई देगा। इस प्रकार हर विद्यार्थी को एक नाम मिल जाएगा। अब सारे खिलाड़ी एक समूह में खड़े हो जाएंगे। जब शिक्षक कहेंगे कि सजीव बाईं तरफ और निर्जीव दाईं तरफ, तब सारे सजीव घटक एक समूह में शिक्षक के बाईं ओर और सारे निर्जीव घटक दूसरे समूह में शिक्षक के दाईं ओर खड़े हो जाएंगे। अब शिक्षक के सजीव समूह से कहेंगे कि पौधे बाईं ओर, जंतु दाईं ओर खड़े हो जाएंगे, तब पौधे और जंतु अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद सारे खिलाड़ी एक गोल घेरे में किसी भी क्रम में बैठ जाएंगे। शेष विद्यार्थी इनके पीछे खड़े
हो जाएंगे और खेल देखेंगे। घेरे में बैठा प्रत्येक खिलाड़ी अपने बारे में 5 वाक्य बोलेगा। जिसे सूरज का कार्ड मिला है वह सूरज के बारे में बोलेगा, नदी का कार्ड मिला है नदी के बारे में, सांप का कार्ड मिला है सांप के बारे में बोलेगा। सूरज बना हुआ विद्यार्थी खेल शुरू करेगा। वह सुतली का गोला अपने हाथ में लेकर किसी एक हाथ की तर्जनी उंगली पर सुतली का एक सिरा कसकर लपेट ले। फिर वह गोले को ऐसे विद्यार्थी की ओर फेंके जिससे उसका कोई संबंध हो। जैसे सूरज को यदि लगता है कि उसका संबंध आम के पेड़ से है तो आम के पेड़ की ओर गोला फेंकेगा। आम का पेड़ बना विद्यार्थी सुतली को किसी ऐसे विद्यार्थी को फेंकेगा जिससे उसका संबंध हो, जैसे बंदर, पानी या मिट्टी। हर खिलाड़ी गोला फेंकने से पहले सुतली को अपनी तर्जनी उंगली पर कस कर लपेट ले। 2 खिलाड़ियों के बीच की सुतली तनी हुई रहनी चाहिए। एक खिलाड़ी को कई बार गोला दिया जा सकता है यदि फेंकने वाले का संबंध उससे है। इस प्रकार यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कि सुतली समाप्त न हो जाएगा। आप देखेंगे कि पर्यावरण के घटकों के बीच आपस में संबंध होने के कारण एक जाल बन गया है। पर्यावरण के सभी सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आइए देखें कि किसी एक घटक के न होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक एक खिलाड़ी बारी बारी से अपनी उंगली में बंधी सुतली खोले और फिर कस कर बांध ले। किसी भी खिलाड़ी द्वारा सुतली खोने जाने पर जीवन के जाल पर क्या असर पड़ता है? क्या वह ढीला हो जाता है? यहाँ जाल के ढीला होने का मतलब है कि पर्यावरण में से किसी भी एक घटक की अनुपस्थिति के कारण पर्यावरण पर होने वाले असंतुलन को दर्शा रहा है। फ्रेंड्स, क्या पर्यावरण का कोई ऐसा घटक है जिसके न होने पर कोई प्रभाव पड़े? हाँ, किसी भी एक घटक के न होने पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब आइए देखते हैं किसे कौन खाता है। खाद्य श्रृंखला का खेल। अब सारे खिलाड़ी अपनी उंगलियों से सुतली खोल दें और सुतली का गोला बना ले। नाम का कार्ड अपने ऊपर लगा रहने दें। यह खेल पूरी कक्षा के सामने खेला जाएगा। काई लिखा हुआ कार्ड लगा खिलाड़ी कक्षा के सामने इस प्रकार खड़ा हो जाए कि सब उसका कार्ड देख सके। काई को कौन खाता है? मान ले कि इसका उत्तर मछली है। अब मछली के कार्ड वाला खिलाड़ी काई के कार्ड के खिलाड़ी के बाईं ओर खड़ा हो जाए और काई का हाथ पकड़ ले। मछली को कौन खाता है? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। मान ले कि मछली को मनुष्य खाता है। अब मनुष्य का कार्ड लगा वाला खिलाड़ी मछली के कार्ड वाले खिलाड़ी का हाथ पकड़ ले। मनुष्य को कौन खाता है? इसका उत्तर शेर माने तो शेर का कार्ड वाला खिलाड़ी मनुष्य के कार्ड वाले खिलाड़ी के बाईं ओर खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ ले। आप देखेंगे कि एक दूसरे को खाने वाले की श्रृंखला बन गई है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। काई को मछली खाएगा, मछली को मनुष्य खाएगा, मनुष्य को शेर खाएगा। ठीक, यहाँ काई उत्पादक तथा मछली, काई क्या है? उत्पादक तथा मछली मनुष्य एवं शेर उपभोक्ता है। काई उत्पादक है जबकि मछली मनुष्य एवं शेर उपभोक्ता है। अब आप ऐसी और भी खाद्य श्रृंखलाएं सोच सकते हैं और कक्षा में बना सकते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी इस खाद्य श्रृंखलाओं को अपनी कॉपी में नोट कर लें और अपने मन में ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं भी बनाएं जिसके घटकों के नाम खेल की सूची में नहीं है। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव एक से अधिक जीवों को अपना भोजन के रूप में खाता है। इस तरह एक ही जीव कई खाद्य श्रृंखला में रह सकता है, जिससे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बना लेती है। इसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे काई को कौन कौन खा सकता है? मछली खा सकता है, मछली को मनुष्य खा सकता है, काई को छोटे कीड़े भी खा सकते हैं, छोटे कीड़ों को मछली भी खा सकती है। ठीक है, छोटे कीड़ों को छोटे पक्षी भी खा सकते हैं, छोटे पक्षी को बड़ी पक्षी खा सकते हैं, और बड़ी पक्षी सांप को भी खा सकते हैं, और मेढक को सांप भी खा सकता है, मछली को सांप भी खा सकता है। इस टाइप से फ्रेंड्स, आइए देखें सजीव घटक एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ तो हमें पौधों से प्राप्त होता है, कुछ जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधे से प्राप्त होने वाली वस्तुएं और जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। भोजन के अलावा अन्य चीज़ों के लिए भी जंतु पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं, कई कीट पतंगे भी पेड़ों पर रहते हैं, कई फूलों में परागकण की क्रिया कीड़ों और छोटे पक्षियों द्वारा होती है, कुछ बीज और फल जंतुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। इसे प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट आते जाता है, ध्यान देते रहिएगा। जैसे यहाँ प्रकीर्णन आया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी चीज़ के फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे सेंट मान लीजिए आप लगाएंगे तो वह एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, उसमें प्रकीर्णन की क्रिया होती है। इस प्रकार जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब आइए देखते हैं घटकों का ढीला होना, पर्यावरण प्रदूषण इसको बोलते हैं। जीवन का जाल खेल में आपने देखा कि किसी एक घटक के न होने या उसकी अनुपस्थिति होने या ढीला होने से पूरा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। आइए अब देखें कि यह कैसे होता है। वायु, मिट्टी, जल आदि घटक ऐसे हैं जिनका अन्य सभी घटकों से संबंध है।
वायु प्रदूषण। वायु घटक के ढीले होने का मतलब हो सकता है, आपने देखा होगा कि वाहनों से निकलने वाले धुआं सांस के साथ शरीर में जाता है तो उसे बेचैनी होती है और आंखों में जलन होती है। यदि घर में चूल्हे का या अन्य कोई धुआं भर जाए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि धुएं में विषैली गैसें होती हैं जो वायु में मिल जाने पर इसे खराब या प्रदूषित करती है। कारखानों से निकलने वाले धुआं भी वायु को प्रदूषित करती है। इसी प्रकार वायु में अधिक धूल होने से वह प्रदूषित हो जाती है और जीवों के लिए हानिकारक बन जाती है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला दिया जाता है। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अवशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्ट को जला देते हैं। इन्हें जलाने पर इनसे हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होती है, इससे भी वायु प्रदूषित होता है। अतः यह आवश्यक है कि न तो हम कचरा जलाएं और न ही किसी को जलाने दें। सोचिए, यदि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, अपने विचारों को कॉपी में लिखिए। अब आइए जल प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए जल आवश्यक है। क्या बिना जल के कोई जीवधारी जीवित रह सकता है? सोचिए, जीवधारी के लिए कौन सा जल अच्छा रहेगा, साफ या गंदा? नालियों, गटरों आदि का पानी, कारखानों से निकलने वाला विषैला पानी नदी नालों और तालाबों से मिलकर इन्हें गंदा करते हैं, जिससे कई जीवधारी मर जाते हैं तथा मनुष्य और बड़े जानवर बीमार हो जाते हैं। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। वर्षा जल संग्रहण। बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसका भंडारण कर बाद में उसका उपयोग करना जल की उपलब्धता को बढ़ाने का एक तरीका है। इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्र करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसका मूल आधार है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण के तरीके। वर्षा जल संग्रहण के कई तरीके हैं फ्रेंड्स। छत के ऊपर आप अच्छा सा टैंक बनवाकर वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, भूमि प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन की भी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जिसके कारण पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खाद, कीटनाशी आदि का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिसकी अधिकता भूमि को प्रदूषित करती है, धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। इसलिए खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद आदि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अपने आसपास के बगीचे, खेतों में जाएं और पता लगाएं कि उनमें डाले जाने वाले रासायनिक तथा प्राकृतिक खादों की सूची अपने कॉपी में तैयार करें। ध्वनि प्रदूषण। अब हम एक अलग प्रकार के प्रदूषण की बात करेंगे। आप में से जो शहरों में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि सुबह होते ही सड़कों पर वाहन दौड़ने लगते हैं। वाहनों के इंजन से हार्न और तेज आवाज़ या ध्वनि निकलती है। अपनी कॉपी में ऐसे ध्वनि स्रोतों की सूची बनाई जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। लगातार बहुत तेज आवाज़ कानों पर पड़ती रहने से मनुष्य की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, वह बहरा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सिर दर्द, चक्कर आना आदि शारीरिक कष्ट होती है। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। वन संरक्षण, वृक्षारोपण, वन्य जीवों की सुरक्षा। मनुष्य अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास करता आ रहा है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वह प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट भी कर रहा है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों को भी हानि पहुंचा रहा है। वनों की कटाई एवं वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। पूर्व में आपने जाना कि प्रत्येक क्षेत्र में एक खाद्य श्रृंखला चलती है। इसे खाद्य श्रृंखला में कोई भी जीव हट जाए तो श्रृंखला टूट जाती है। इससे प्राकृतिक संतुलन उत्पन्न होता है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए तथा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने चाहिए। हमारे प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभ्यारण्य हैं पता लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनस्पतियाँ साल, सागौन, सीसा, बीजा, शीशम, बांस, तेंदू, महुआ, सरई, सेमल आदि हैं। वन्य जीव जंतु भी यहाँ बहुतायत है। जंगली पशुओं में खरगोश, चित्तल, सांभल, कोटरी, नीलगाय, वन भैंस, इनको बैसन बोलते हैं, हाथी, भालू, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी प्रमुख हैं। पक्षियों में पहाड़ी मैना, कोयला, दूधराज, मोर, बगुला आदि प्रमुख है। सर्पों के विभिन्न प्रजाति जैसे नाग, करैत, अजगर, धमना, धामन जिसको बोलते हैं आदि पाई जाती है। राज्य के वनों में आदिवासी निवास करते हैं। इनका जीवन पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित रहता है। हमारा राज्य जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। यदि अधिक वर्षा हो तो क्या होगा? संसार के कुछ भागों में वर्ष भर वर्षा होती है और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ सकता है। यह फैलकर
बाढ़ का रूप ले लेता है। बाढ़ से फसलों, पशुओं तथा मानव संपत्ति को हानि पहुंचती है। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो बहुत से जल जीव कीचड़ में फंसकर मर जाते हैं या बहुत से रोगों में रोगाणु भी उत्पन्न हो जाता है। यदि बहुत समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? यदि ऐसा होता है तो उस क्षेत्र के कुओं, तालाबों आदि का पानी का स्तर कम हो जाता है तथा कुछ तो पूरे सूख जाते हैं। इसे सूखा पड़ना कहते हैं। वाष्पन के कारण भूमि से लगातार पानी की हानि होती रहती है, जिसके कारण मिट्टी सूख जाती है। सूखा पड़ने पर खाद्यान्न एवं चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आपने अखबार तथा टेलीविजन में सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन स्थितियों का पशुओं और वनस्पतियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शिक्षक मित्रों तथा परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए तथा विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्रित कीजिए। बाढ़ तथा सूखा पड़ने पर अपनी भूमिका पर कक्षा में साथियों के साथ चर्चा कीजिए। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है, जबकि जनसंख्या वृद्धि तथा अति उपयोग के कारण इसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, सावधानी बरती जाए, जिससे जल का व्यय न हो। आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। सजीव एवं निर्जीव घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण में सजीव तथा निर्जीव घटकों की पारस्परिक निर्भरता होती है। प्रकाश, ताप, जल, वायु, मिट्टी तथा खनिज निर्जीव घटक कहलाते हैं। पौधे तथा जंतु सजीव घटक कहलाते हैं। भोजन, आवास एवं सुरक्षा के लिए सजीव एवं निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं से खाद्य श्रृंखला बनती है। प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित भूमि, तीव्र ध्वनि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक, वृक्षारोपण एवं वन्य प्राणी संरक्षण से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम लोग नीचे देखते हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। खाद्य श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। जैसे फ्रेंड्स, हरी घास को कौन खाएगा? तो हरा घास को आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हरा घास को कौन खाएगा? तो हिरण हरा घास को खाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या तो हरा घास को टिड्डा खाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे टिड्डा को मोर खा लेगा। पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को बहुत सारे जंगली जीव भी खाते हैं, मनुष्य भी खा लेगा। काई को मछली खाएगा, मछली को बगुला खाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण अभी ही आपने पढ़ा दोस्तों कि हमारे चारों ओर के आवरण को ही पर्यावरण बोलते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता में यहाँ अंतर स्पष्ट करना है, सजीव निर्जीव में अंतर स्पष्ट करना है, खाद्य श्रृंखला बताना है, कम वर्षा हो तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब के बारे में जानकारी बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।